मनीष वर्मा सर को, जिनकी दूसरी पुस्तक का विमोचन है। साथ ही आप सभी का आदर, अभिवादन और बहुत आभार कि आप सबने अपना इतना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर आए। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ही प्रेरित किया लिखने को। इन्हीं लोगों की प्रेरणा है जो आज फ्लैशबैक आपके सामने है। तो जैसा सुरभि ने बताया, फ्लैशबैक फिल्मों में उन्होंने देखा था फ्लैशबैक, तो कहीं ना कहीं फ्लैशबैक वही है जो सबसे पहली कहानी है फ्लैशबैक की, वो फ्लैशबैक ही है। और फ्लैशबैक का प्रकाशन नोवेल्टी ने किया है। मैं यहाँ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नोवेल्टी प्रकाशन के गेट पे किसी का इंतजार कर रहा था, तो वहीं पर कुछ बच्चे बातें कर रहे थे अपने भावी जिंदगी के बारे में, और वहीं वो कहीं क्लिक नहीं कर पा रहे थे। नौकरी का बहुत सारा उन्होंने एग्जाम्स दे रखा था, तो वो जो बातें कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने दिनों को याद करा गया। बस फ्लैशबैक की शुरुआत वहीं से हुई। फिर सायरन की आवाज़ है इसमें। मैं क्वार्टर्स में रहता था, टेक्स्ट बुक पीछे था, सुबह 9 बजे सायरन की आवाज़ बजती थी, वहाँ से रिलेटेड है ये। उसके बाद इसमें मनु की बात भी है, मनु क्या सोच रहा है। फिर इसमें भगवान से साक्षात्कार, मनु का भगवान से साक्षात्कार होता है, वो क्या सोचता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने दिल की बातों को लेकर फ्लैशबैक आपके सामने है, जिसे आप एक अनकही के रूप में कह सकते हैं, दिल की आवाज़ कह सकते हैं। तो फ्लैशबैक इज ऑल अबाउट फ्लैशबैक। बहुत ज़्यादा कहने सुनने को नहीं है फिलहाल यहाँ पर, वैसे तो बहुत कुछ है। विमोचन का समय है, सुरभि जी ने पहले ही बता दिया, संक्षिप्त में बोलेंगे, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और माइक हैंडओवर करता हूँ सुरभि जी को आगे की कार्रवाई के। उन सभी के वक्तव्य और मंतव्य का की हमें प्रतीक्षा है, तो विनम्र निवेदन करूंगी सत्यनारायण सर से कृपया मंच पर आए और दो मित्रों, हर लिखी जाने के बाद हर रचना की नियति यही होती है कि वह अपने पाठकों से, वह अपने रचनाकार से विदा ले लेती है और अपने पाठकों, अपने भावकों के स्मृति लोक में रच बस जाती है। और यह मैं देख रहा हूँ, ये सभागार पूरा भरा हुआ है, और एक बार यह कहकर आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि खुशबुओं का अता पता रखिए, खुशबुओं का अता पता रखिए, कोई मौसम हो दिल हरा रखिए। तो आज उसी के तहत हम और आप इकट्ठे हैं। मनीष वर्मा जी की पुस्तक यह अवसर फ्लैशबैक के विश्लेषण या उसके समालोचना की का अवसर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यह उल्लास और उमंग का है, इसलिए मुझे बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हमारे कई प्रतिष्ठित और विदित व्यक्तित्व यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस आप सब के बीच, मंच के बीच मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। तो मनीष वर्मा जी की पुस्तक फ्लैशबैक को अगर एक शब्दों में कहना पड़े तो यह
स्मृति की रचना है। स्मृतियों में जो भी एक पीछे नज़र डाल के, दृष्टि डाल के पीछे लौटना है, और यह पीछे लौटना कहीं रिट्रीट नहीं है, यह अपने आप को समृद्ध और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए है। तो मित्रों, मनीष वर्मा जी को आप सबकी उपस्थिति में, आप सबकी उपस्थिति को साक्षी मानकर मैं उनका अभिनंदन करता हूं और विनम्र अभिवादन करता हूं। और यह चाहे आज इसलिए मनीष वर्मा जी ने एक फ्लैशबैक, और देखिए पीछे मुड़ कर देखना, कहीं से पीछे जाना, अतीत जीवी हो जाना नहीं है, वह मुड़ कर देखना, अपने अतीत को समझना है और उसके संदर्भ में वर्तमान को जीना है। तो यह फ्लैशबैक मनीष वर्मा जी की पुस्तक है। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, बस इतना कहकर मैं मनीष वर्मा जी का अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और एक बात आपसे कहनी है, और वह बात यह कि आयोजन तो हम ऐसे करते हैं, होते रहते हैं, लेकिन दरअसल जब तक हम सभागार में बैठे रहते हैं, चाहे वो श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, तो हम सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह न करें, हम कुछ ठोस, कुछ ऐसी बातें करें कि जिससे हमारे मनीष वर्मा जी को और हम सबों को आह्लादित करे, हम सबों को गर्व का अवसर दे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। और इसके बाद मैं विनम्र निवेदन करूंगी आलोक राज सर से, कृपया मंच पर आए और 2 शब्द कहें। फ्लैशबैक पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त एवं पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय श्री त्रिपुरारी शरण जी, मंच पर उपस्थित बिहार गीत के रचयिता कवि श्री सत्यनारायण जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के प्रिय अंकल और बहुत ही सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस.के. सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अजय सिंह जी, प्रेक्षागृह में उपस्थित हमारे मित्र संथालिया जी, कनौजिया जी, आदर्श, प्रेक्षागृह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, मीडिया साहब प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं मनीष वर्मा जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रेक्षागृह में उपस्थित श्रीमती शेफाली वर्मा जी को भी, जो कि मनीष वर्मा जी की धर्म पत्नी है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मनीष वर्मा के पीछे, उनकी सफलता के पीछे निश्चित तौर पर शेफाली जी का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि यदि शेफाली जी सहयोग नहीं करती तो शायद मनीष वर्मा जी पुस्तक नहीं लिख पाते। तो परिवार का सहयोग किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होता है। मनीष वर्मा जी वैसे तो पेशे से आयकर अधिकारी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक और जहां टैक्स की दुनिया में विचरण करना, खाता, लेखा, ऑडिट, अकाउंट्स, फाइन, पेनल्टी इत्यादि से संबंध रखना, दूसरी ओर साहित्य जैसे गंभीर विषय पर चिंतन करना, और चिंतन के उपरांत अपने विचारों को कागजों पर उतारना और पुस्तक का रूप देना, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है
और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि मनीष वर्मा जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही ये बहुआयामी व्यक्तित्व का ये प्रमाण है और उनकी मनीष जी की व्यक्तित्व में जो गंभीरता है, जो सृजनशीलता है, उसका ये प्रमाण है। फ्लैशबैक, जैसा कि सत्यनारायण जी बता रहे थे कि अतीत में जाकर निराश होना नहीं है, फ्लैशबैक है अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य का निर्माण करना। हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान का अतीत होता है और हर इंसान का वर्तमान और भविष्य भी होता है। किस प्रकार से अतीत के अच्छे अनुभवों को या अतीत से मिली सीख को, ये कहते हैं कि यू नेवर, कोई आपको हरा नहीं सकता है। इन अ डिफीट यू ऑलवेज लर्न। तो इसी तरह से अतीत भी है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस पुस्तक के कुछ चैप्टर्स के अवलोकन का मुझे अवसर मिला और मैंने पाया कि ये किताब जो है वो मनु कहीं से थोड़ा अलग है। और मैंने पाया कि मनीष जी ने इस पुस्तक में अपने अनुभवों को ज़्यादा साझा किया है और जिस तरह से, जिस नज़रिए से उन्होंने समाज को देखा है, जिस नज़रिए से उन्होंने अपने आसपास के परिवेश को समझा है, उसका चित्रांकन इस पुस्तक में किया गया है। मैंने एक खास तौर पे एक चैप्टर पढ़ा, 50 पार का व्यक्ति। क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पर हैं और मैं खुद 50 के पार का हूँ, तो मुझे लगा कि शायद इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इससे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। तो 50 पार के व्यक्ति क्या सोचता है, किस प्रकार से अपने जिंदगी को जीता है और किस प्रकार से अपने भविष्य के बारे में वो चिंतन करता है। लाल डायरी आपको स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताती है। पैसेंजर ट्रेन आपको जीवन की आपाधापी और किस प्रकार से आप मंजिल की ओर जाने के लिए उत्सुक होते हैं, किस प्रकार से आप मंजिल की ओर जाने के लिए बेचैन होते हैं, ये इसमें उसका वर्णन है। एक और इसमें कहानी या चैप्टर है ट्रैफिक पुलिस। थोड़ा सा पुलिस पर कटाक्ष है ज़रूर, लेकिन निश्चित तौर पर मनीष ने ये अनुभव किया होगा तभी उसने लिखा है। और मैं कोई ट्रैफिक पुलिस को सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा हूँ, निश्चित तौर पर ऐसा हुआ होगा। और उसमें जो खास बात वो मुझे अपील की वो थी कि वो इंसान जीवित होते हुए भी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर चल रहा है। तो उसी प्रकार से पुस्तक के अंतिम भाग में मनीष ने कुछ सामयिक विषयों पर चर्चा की है। यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा है, पर्यावरण की कंजर्वेशन संरक्षण के बारे में चर्चा है, एक हैवानियत के ऊपर भी एक चर्चा है। तो समाज में किस प्रकार से हैवानियत आई है, किस प्रकार से हिंसा आई है, किस प्रकार से समाज में डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हावी हुए हैं, इसकी भी चर्चा है। और किस प्रकार से समाज में पॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। एक रिटायर्ड ऑफिसर के बारे में भी चर्चा है, एक साहब के कुत्ते के बारे में भी चर्चा है, लुटियंस की। तो कुल मिलाकर बहुत ही रोचक पुस्तक है और जो लोग अच्छा साहित्य पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं एक बार फिर से मनीष जी को और मनीष जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से चिंतन करते रहें और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को मार्ग दिखाते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे विश्लेषण और समीक्षा के लिए। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी त्रिपुरारी शरण सर से, कृपया मंच पर आए और 2 शब्द कहें। मेरे प्रिय मित्र और एक तरीके से पूर्व सहकर्मी श्री आलोक राज जी, कविवर सत्यनारायण जी,
डॉक्टर सिन्हा और मेरे बहुत पुराने मित्र जो बीच में गायब हो गए थे, कभी कभार दिखाई दे जाते हैं इधर उधर, डॉक्टर अजय सिंह जी। अजय सिंह जी से हमारा एक और रिश्ता है, उसका भी एक सूत्र है। वो सूत्र अब अभी उसके बारे में बताने का मौका नहीं है, लेकिन खैर इसीलिए उनको मैं पुराना मित्र कहता हूँ। अजय जी को हमें माने ना माने, लेकिन पुराने मित्र हैं। तो आज मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का अवसर है कि मनीष की ये दूसरी किताब के विमोचन में भी मैं उपस्थित हूँ, फ्लैशबैक। अब सवाल ये है कि फ्लैशबैक में मनीष ने क्या लिखा है, उसका किन चीज़ों के बारे में लिखा है, इसके में आलोक ने भी बहुत कुछ बताया। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये, आखिर ऐसे आयोजनों का, इस तरीके की किताब लिखे जाने का क्या महत्व है। मैंने इसी से कुछ दूर तरीके से संबंधित चर्चा जब मनीष की किताब मनु कहीन का विमोचन हुआ था तब मैंने की थी, लेकिन संभवतः आप लोगों में से बहुत लोग उस वक्त नहीं रहे होंगे। तो दो बातें मैं मुख्यतः कहना चाहता हूँ। वो ये है कि आप लोग जो फ़ोटो लेते हैं, चाहे ये जो फ़ोटो लिया जा रहा है, ये क्यों लेते हैं? फ़ोटो का क्या महत्व है? फ़ोटो आया आपके कैमरा में है, सब लोग प्रिंट आउट तो कराते नहीं हैं, तो फ़ोटो का क्या महत्व है? मुख्यतः तो यही है कि जब आप थोड़े उम्र के उस किनारे पे पहुंच जाएंगे, जब व्यक्ति के पास करने को तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन याद करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो याद करने के लिए जब बहुत कुछ होता है, तब ऐसा न कोई मुकाम आ जाए कि आप तड़फड़ाते रहें और उन अपने यादों के रास्ते से गुजरने का कोई जरिया ना हो आपके पास। तो मुख्यतः जो ये इंसान की फितरत है अपनी ही तस्वीर खिंचवाने का या अपने से संबंधित तस्वीर खिंचवाने का, उसके मूल में तो यही बात है। और तो तस्वीर बहुत, अब जैसे आज का तस्वीर खिंचा जा रहा है, आज जो तस्वीरें खिंची जा रही हैं उनका उपयोग मनीष प्रेस रिलीज में करेंगे, अन्य तरीकों से करेंगे, लेकिन मुख्यतः ऐसे उपाय को खोजने के लिए कि आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जहाँ से आपके स्मृतियों की शुरुआत होती है। और कुछ मायनों में तो आपकी स्मृतियों की शुरुआत से पहले की भी बात होती है, जब आप अपने बचपन के उस दौर का फ़ोटो देखना शुरू करते हैं। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की दुनिया में ये आम बात हो गई है कि हर कोई फ़ोन उठाता है और फेसबुक पे अपना फट 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 पोस्ट जारी कर देता है। कुछ लोग 2-4 शब्द ही लिखते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा 10-1 शब्द लिखते हैं, कुछ लोग मात्र अभिवादन तक सीमित रहते हैं, कहने का मतलब। और कुछ लोग रेगुलर पोस्ट लिखते हैं। रेगुलर पोस्ट का मतलब ये कि अपने आप में, चाहे संक्षिप्त तौर पे हो या उससे थोड़ा सा बृहद तौर पे हो, अपने आप में एक आत्मभरित लेख कहें या संस्मरण कहें या जो कुछ भी लोग लिखते हैं बाकायदा। और मैंने तो देखा कि आजकल साहित्य की दुनिया के लोग भी फेसबुक का काफ़ी इस्तेमाल करने लगे हैं, फेसबुक और अन्य डिजिटल मीडियमों का इस्तेमाल करने लगे हैं लिखने के लिए। तो भाई मेरा कहना यह है कि मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है और ये मैं जानता हूँ कि सब लोगों के साथ होगा, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता हूँ, पैथोलॉजी ऑफ एक्सेसिव चॉइस। तो आज की तारीख में हो ये गया है, ये डिजिटल मीडियम का फ़ायदा तो बहुत है, बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका डाउन साइड भी है, इसके बहुत सारे घाटे भी हैं। और उन्हीं घाटों की चर्चा करने के लिए मैंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, द पैथोलॉजी ऑफ एक्सेसिव चॉइस। तो एक्सेसिव चॉइस में होता क्या है, जब आपको 2, 3, 4 विकल्पों के बीच में चुनना होता है, तो आप उन सब के ऊपर अपने मन में आंतरिक रूप से एक व्याख्या करते हैं और चुन लेते हैं।
वो बहुत कोई कठिन परिश्रम की बात नहीं होती है। लेकिन आपके सामने 100 विकल्प हों, 200, 1000 विकल्प हों, तो आप कभी चुन तो नहीं सकते। कभी भी जिसको कहते हैं रैशनल चॉइस तो नहीं कर सकते। तो अब स्मृतियों के लिए रैशनल चॉइस करने का माध्यम जो है वो डिजिटल माध्यम तो नहीं है। मैंने आज से फर्ज कीजिए मैं तो इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने फेसबुक पर फर्ज कीजिए अपने मित्र सुनील मिश्रा जी, पप्पू मिश्रा जी को क्या लिखा मुझे तो मालूम नहीं। चाहे किसी के लिए भी ये कर पाना संभव नहीं है। और अब तो ये आलम हो गया है कि फेसबुक का भी जो एल्गोरिदम है वो कुछ दिन के बाद आपके पोस्ट्स को डिलीट करता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लिखित शब्द हैं इनकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। और लिखित शब्द का ही एक दूसरा माध्यम है किताब। और ये किताब दिस इज वर्थ 1000 फोटोज, क्योंकि ये खराब नहीं होगी। खराब होगी मतलब कालांतर में तो खराब होगी, ऐसे सड़ने के लिए रख दिएगा तो खराब तो। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, जब भी मनीष या उसके कोई भी मित्र आप लोगों को ये के समारोह में उपस्थित है, कल को 10 साल बाद 20 साल बाद देखना चाहेगा तो आपके लिए एकदम आराम से ये उपस्थित रहेगा। ये पुस्तक उपस्थित रहेगी आपकी सेवा में, और उसका दिग्दर्शन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और तब बात कि स्मृतियों में जाने की क्या ज़रूरत है, तो ये अपने आप में एक लंबा विषय है। स्मृति विहीन मनुष्य तो मनुष्य होता नहीं है, ये तो आप जानते हैं। और ये स्मृतियां ही आपकी हैं जो आपके आचार विचार संस्कार सबको रूप देती है। और इन्हीं स्मृतियों की बदौलत अपने व्यक्तित्व को या तो बिगाड़ते हैं या निखारते हैं। तो ये महत्व है स्मृतियों का। अब तीसरी बात ये है कि मैं अभी कल या परसों मनीष आए थे मेरे घर पे, हम लोग लंबी बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ही बातचीत में हमने थोड़ा बहुत जानना चाहा मनीष से कि मैं जानता हूँ मनीष पटना के लड़के हैं और पटना के गली गली कोने कोने को जानते हैं। तो इनका जीवन यहाँ पूरा पटना में ही बीता है। और पटना में इनकी मित्र मंडली बहुत बड़ी है। तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज की सभा में नहीं भी हैं। उन लोगों के लिए ये पुस्तक अपने आप में एक संजोने वाली चीज़ होगी, क्योंकि उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं जो इस पुस्तक में ज़रूर सम्मिलित है। मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या लिखा है मनीष ने। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लिखित शब्द, द रिटन वर्ड हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। लिखित शब्द का क्या महत्व है। हम जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, आपस में जो बातचीत करते हैं, उसमें क्या होता है, देयर इज़ नो प्रीमेडिटेशन। हम पहले से सोचते नहीं हैं। आप लोगों में से जिसने कभी ये नहीं किया है वो नहीं समझ पाएगा मेरी बात। लेकिन कोशिश कीजिए किसी दिन नहा धो करके पूजा पाठ करके आराम से शांत मन से बैठिए और अपने ही बारे में 5 शब्द या 5 वाक्य कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो 5 वाक्य अपने बारे में लिखने में आपका पसीना छूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम तो अगर आपसे बात करेंगे, हम बोल देंगे भाई मेरा नाम त्रिपुरारी शरण है, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करता था, रिटायर कर गया, फलाना था चिलान, मैं बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हैं, आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, अधपढ़ अगर कह सकें, अगर ऐसा शब्द कोई होता होगा, वो भी जब लिखता है तो लिखने के पूर्व की प्रक्रिया के बीच से होकर जब तक नहीं गुजरता है तब तक उसकी कलम कागज से सटती नहीं है। और ये मैं बहुत अंतर मन से इस बात को निकाल करके कह रहा हूँ, क्योंकि
मोटे तरीके से फाइलों पर नोटिंग लिखने से लेकर पत्रिकाओं में लेख से लेकर उपन्यास तक भी मैंने लिखा है, तो मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये अनुभव है, पसीना छूट जाता है। तो टू डॉक्यूमेंट योर मेमोरीज इज समथिंग दैट नीड्स टू बी really cheered, and three cheers for Manish Verma for his book. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आज के इस पूरे कार्यक्रम, किताब, फ्लैशबैक, इन सब की बातें, इन सब के लिए बस 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। तस्वीरें खींचना भी ज़रूरी है साहब, तस्वीरें खींचना भी ज़रूरी है साहब, क्योंकि आईने बीता वक्त नहीं बताया करते। तो ये एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, और उसी के लाइन में हमारी ये पुस्तकें हैं जो एक तस्वीर का काम करती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो हम आप खुद को उस जगह पर पाते हैं, और जब आप जितना इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा हम जोड़ पाएंगे। ये मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों किताबों में, मनोकहीन और फ्लैशबैक में, ये चीज़ें मुझे मिली कि पढ़ते पढ़ते हम लोग उससे जुड़ गए, और मुझे लगा मैं वहीं पर खड़ी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ये बहुत ख़ास बात है इस किताब के लिए। ये किताबें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यहाँ पर पीछे की तरफ हैं, काउंटर के पास भी। जो भी लेना चाहे वहाँ से आप ले सकते हैं। एक अच्छा अनुभव है साहित्य से जुड़े लोगों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करूँगी, शर्मली सिंह हमारे बीच में, कृपया मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आभार आपका, सभी विशिष्ट अतिथि, सभी का आभार। मैं कहना चाहूँगी ये पुस्तक, इसकी पहली समीक्षा पहली बार प्रूफ रीडिंग के लिए सर ने मुझे दिया था, और मैं बताती हूँ इसका फ्लैशबैक इस किताब का। इस किताब ने यात्रा की है, बहुत लंबी यात्रा, जो सर के जीवन से, मनीष वर्मा सर के जीवन से होते हुए भी ये किताब मेरे साथ बिहार से यूपी गई, यूपी से बनारस गई, इलाहाबाद गई, और क्योंकि मेरी बहन की परीक्षा थी, और सॉर्ट ऑफ अगर मैं बताऊं तो ये तीर्थ यात्रा भी रही इस किताब की। किताब ने बनारस घाट देखा, वहाँ पे इसकी भी मैंने बैठ के प्रूफ रीडिंग की, क्योंकि छुट्टियों का समय था वो। और ये यात्रा करते करते, महाकाल की यात्रा, बनारस की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा होते हुए फिर ये वापस आती है पटना में। ये रही इस किताब का फ्लैशबैक का अंश जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ऐसे इसकी यात्रा आरंभ हुई, और आज समापन आप सबके सामने है, आप सबकी उपस्थिति में। तो मैं किताब की चर्चा तो सबने की है, मैं इस किताब के लेखक के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इनके लिए कुछ लाइनें, क्योंकि ये हमारे ऑफिसर भी हैं, कार्यालय में रहते हुए मैंने इन्हें लिखते देखा है पिछले 5.5 वर्षों में, तमाम संघर्षों को झेल कर भी लिखते देखा है। इसलिए इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उनको, जीने में मर जाने में। तो ये हैं आपके फ्लैशबैक के लेखक मनीष वर्मा, जिनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। इन्होंने साबित किया है कि एक अधिकारी होने के बाद भी, इतने बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी, किस तरीके से रचनाएं रची जाती हैं, लिखी जाती हैं, व्यस्तताओं के बाद भी साहित्यकार बना जा सकता है। सर ने ये साबित किया है, और इसको व्यक्तिगत तौर पे मैंने एक यात्रा के तौर पे अनुभव किया है पिछले 5.5 वर्षों में, जो मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे साझा करना चाहती हूँ। और रही बात इनकी पर्सनालिटी, मैंने आपको बता दी इस कविता के माध्यम से। डिगे रहते हैं, तमाम परिस्थितियों में हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जिसकी परिणति आप फ्लैशबैक में देख रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके की रचनाएं हैं जो आपको जीवन से जोड़ती हैं। और ऐसा नहीं है, इस रचनाओं में आप बच्चों से जुड़ेंगे, आप फिल्मों से जुड़ेंगे, ऊंचाई फिल्म की चर्चा सर ने की है, आप बच्चों से जुड़ेंगे कि किस तरीके से परीक्षा के प्रेशर को हमें झेलना पड़ता है जब नौकरी नहीं मिलती है, छिपना छिपाना पड़ता है। मजदूरों की चर्चा है, हर एक उस चीज़ की चर्चा है जो हमारे जीवन के विभिन्न आयामों को लेते हुए आगे बढ़ती है। वरना अब के व्यक्ति अगर कहें कि अच्छा फिल्म के बारे में लिखना होगा, सर ने बाकायदा फिल्में देखी हैं और उनको अपने जीवन से जोड़ा है, और उसकी इतनी बेहतरीन समीक्षा की है जो
बहुत कम साहित्यकारों में ये चीज़ें होती हैं जो अपने आसपास से जुड़कर उस फ्लैशबैक से अपने जीवन को जोड़ते हैं और वर्तमान की स्थिति को जोड़ते हुए इतनी सुंदर रचनाएं रचते हैं कि आप पढ़ते हुए गुम हो जाएंगे और खो जाएंगे। आपको लगेगा कि शायद मैं इसका हिस्सा हूँ या मेरे साथ ये घटित हो रही हैं। ये बहुत ही कम साहित्यकारों में ऐसा जज्बा होता है, ऐसी कलम की लेखनी होती है जो बेहतर तरीके से लिख सके। साथ ही मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी और अभी जस्ट बैठे बैठे मैंने 2 पंक्तियाँ लिख ली। इसके साथ ही सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगी, किस तरह शुक्रिया कहें आपको, नज़रों में समाकर पलकों पे सजा दिया। किस तरह शुक्रिया कहें आपको, नज़रों में समाकर पलकों में सजा दिया। इतना प्यार दिया हमें आपने हमको, इतना प्यार दिया आपने हमको, मेरे बिखरे शब्दों को फ्लैशबैक बना दिया और मनीष वर्मा को मनु बना दिया। धन्यवाद आप सबका। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सम्राट होटल में। यहाँ पे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं हाँ, बिहार गीत की जो रचना किए हैं उनसे हम बात करेंगे। श्री सत्यनारायण जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है जो अभी लेखनी में जैसा बदलाव आ रहा है उस विषय पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत सार्थक बदलाव है और जो लोग लिख रहे हैं आजकल, खास करके युवा पीढ़ी जो लिख रही है, उसकी सोच, उसकी समझ और उसका समर्पण साहित्य के प्रति, यह काफ़ी मन आश्वस्त करने वाला है। तो इसीलिए यह इसकी ज़रूरत है। और कविता हो, साहित्य की और विधा हो, कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, यह कभी इस डिजिटल दुनिया में पढ़ने के लिए ये पुस्तकें कम नहीं पड़ेंगी, न पुस्तकों की कम की ओर लोगों की रुचि रहेगी। और चाहे लाख जितना हो जाए, लेकिन पुस्तक है और उसके अपने से बढ़ अकेले में पढ़ने का आनंद और परितोष कुछ अधिक अपना। सर, आपने बिहार गीत दिया है, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें आपने गौरवान्वित किया है बिहार के गीत को देके, तो उसके बारे में कुछ दो शब्द। ऐसा है कि यह जब मुझको ऑफ़र मिला तो 2 ही या 3 स्टैंजा में इसको लिखना था, तो उसमें बहुत कुछ समेटना संभव नहीं था। तो हमने यह किया कि एक स्टैंजा में अपना अतीत, दूसरे में वर्तमान और तीसरे में भविष्य का सपना। अगर ये सपना नहीं रहे, आदमी ना देखे, तो फिर वो आदमी नहीं रहेगा। सपना देखना हर आदमी के लिए ज़रूरी है, चाहे घर परिवार के बारे में सपना देखे, अपने बारे में देखे, समाज के बारे में देखे, साहित्य और के बारे में देखे। तो यह रुचि बनी हुई है और यह बहुत, जैसा मैंने कहा, कि आश्वस्त करने वाली। सर, आपने लेखनी के बहुत सारे आयाम को हासिल किया है, तो शुरुआत में जो लेखनी थी और अभी जो लेखनी है, इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, हर रचना, जेन्युइन रचना, अपने समय और अपने समाज से जुड़ी होती। तो आज से 20 बरस पहले, 25 बरस पहले, मेरी उम्र तो अब 90 साल हो रही है, लेकिन उस समय जो था, उसके बाद से आज का जो परिदृश्य है वह काफ़ी बदल गया है। तो इसमें हमको अपनी सोच को, अपनी समझ को बदलना होगा। अगर हम उसी को पकड़े हुए रह गए तो समझिए हम हाशिए पर चले गए। तो यह चीज़ है जो मैं महसूस करता और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज के समय से, अपने समाज से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जुड़ा रहूं। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो कुछ लिखा है, थोड़ा ही लिखा है, लेकिन जो ईमान के साथ लिखा है। सर, आज पुस्तक विमोचन फ्लैशबैक का हुआ है, इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलते देखिए, ऐसा है, अभी कुछ कहना मेरे लिए औपचारिक रूप से कुछ कह दें, यह उचित नहीं होगा।
कहे किताब कल ही शाम को मिली, पढ़ नहीं पाया तो, लेकिन यह जो फ्लैशबैक है इसमें जो साहित्य के प्रति लेखक का लगाव है, अपने समय को अपने समय से रूबरू होने का जो जज्बा है, यह सब आपको इसमें मिलेगा। देख, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि आकाश में चांद और सूरज एक ही होता है। सूरज दो नहीं होता, चांद दो नहीं होता, लेकिन भैया सितारे असंख्य होते हैं। और जब रात अमावस की आती है, आकाश बिल्कुल साफ रहता है, उस समय आप आसमान की तरफ देखें, हजारों हजार सितारे झिलमिल करते हुए नज़र आएंगे और उसकी आभा, चाहे वो चंद्रमा हो या फिर सूर्य ही क्यों न हो, उसकी आभा वह आभा जो है वह इसमें हमको नहीं मिलती। और यह हमेशा याद रखना चाहिए जो हम लोग जो लिखने वाले लोग हैं कि जब भी लिखें आप समय से और समाज से कटा हुआ ना लिखें, और अगर हम लिखेंगे तो समझिए समय ही हमको हाशिए पर फेंक देगा। सर हाँ, चलते चलते हमारे बिहार के जो लिखने वाले हैं, जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद स्वरूप। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो युवा पीढ़ी है उसने अपनी एक पहचान अखिल भारतीय स्तर पर बनाई, और एक दो नाम लेना ठीक नहीं होगा है कि बाकी लोग से फिर हम कहाँ मुझको ढूंढने लगे। तो ऐसा है, तो ये लोग लिख रहे हैं, और जो भी युवा वर्ग लिख रहा है, अब हम 90 साल के हुए, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, वह नई पीढ़ी की समझ नहीं है। माने वो गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी अपने समय से अपने ढंग से जुड़ी है और बहुत ही सक्रिय है, और साहित्य में हमारी नई पीढ़ी ने अपनी एक जगह बनाई है अखिल भारतीय साहित्य में, सिर्फ हिंदी में नहीं। सबको सामने रख दीजिए तो इन लोगों ने अपनी जगह बनाई है, और यह कहते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज के दिन विमोचन हुआ है फ्लैशबैक का, जो कि मनीष वर्मा जी की रचना है। उस विषय पे बात करेंगे, और इसके पहले इनकी एक रचना थी मनु कहीन, जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इस विषय पे आज बात करेंगे, जो आज प्रकाशित हुई है और लोगों के बीच आई है, फ्लैशबैक। उस विषय पे बात करेंगे। सर, हमने इसका एक भाग पढ़ा है, बैठकी, वो लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उस विषय पे कुछ, और उसके कुछ पार्ट्स, उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, बैठकी जो है ना, तो बैठकी के बहुत सारे आयाम हैं। तो जो मेरे जहन में जो बात आई बैठकी लिखने के क्रम में, जब भी आप किसी से बातें करते हैं ना, और उस व्यक्ति को अगर आपसे बात करने की इच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो वो बता देगा यार मैं तो मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करना, एक मैसेज छोड़ देगा मैं मीटिंग में हूँ। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, यार तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, क्या तुम्हारे पास अपने दोस्तों के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है कि तुम फ़ोन करके बता सको कि मैं मीटिंग में हूँ? एक मैसेज डाल दिया मैं मीटिंग में हूँ। तो वही मैंने लिखा है इसमें, संदर्भ वहीं से उठाया गया है, और फिर मैंने उसको बैठकी का शक्ल दिया कि हमारे समय में मीटिंग नहीं हुआ करती थी, बैठकी हुआ करती थी। कहीं 2-4 दोस्त मिले, बैठ गए, चाय का दौर चला, श्रीमती जी ज़्यादा मेहरबान हुई तो कुछ पकौड़ियाँ भी आ गई, 2-4 चाय, मतलब 2-4, मैंने साथ जिक्र किया 2-4 पेग का हिसाब से, कि वो 2-4 चाय का जिक्र दौर चला। तो वो भी बैठकी है, वो भी मीटिंग है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं बैठकी में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ।
तो संदर्भ वो था मीटिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती थी कि अपने मैं दोस्तों से बातें कर रहा हूँ जिनके प्रति मेरे मन में थोड़ा रिस्पेक्ट है, थोड़ी श्रद्धा है, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, और वो 1 सेकंड में फ़ोन काट दे रहे हैं, एक मैसेज आ रहा है कस्टमाइज्ड मैसेज, आई एम इन मीटिंग, तो उस पर लिखा हुआ है वो। सर आप आयकर विभाग में थे और बहुत ही व्यस्त हैं, लाइफ नहीं में हैं। हाँ हैं, तो उस व्यस्त भरी व्यस्तम लाइफ में लिखना कैसे संभव हो पाता है? ये जो सोच है ना, आपकी जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती है। उसको ये मतलब नहीं है कि आप ऑफिस में हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप सो रहे हैं, वो अपना काम करता रहता है। आप सो भी रहे हैं ना, तो माइंड आपका वर्क कर रहा है, जो आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपनों के रूप में भी आता है। तो इसलिए, और एक पैसन है मेरा ये, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑफिस का काम तो है, वो दाल रोटी हमारी, उसके साथ साथ ये सोच चलती है, और जब समय मिलता है मैं उसको कलमबद्ध कर लेता हूँ। सर मनु कहन तो इतनी बढ़िया रचना है, इसमें क्या खास मिलने वाला है? क्योंकि मैंने कुछ छंद पढ़े हैं, इसके कुछ पार्ट भी पढ़े हैं, ये बहुत रिलेट करता है, लगता है कि बस अपनी ही कहानी चल रही है। तो इतना करीब कैसे आप सोच पाते हैं? मेरे आपने अपने प्रश्न का आधा उत्तर तो दे दिया। अब जहाँ तक बात चल रही है कैसे इतना करीब पहुँच पाते हैं, तो मैंने आपसे कहा ना कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, आप करीब पहुँचेंगे। दोस्ती आप करते हैं, सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, अनीस हमारे स्कूल के मित्र हैं, सारे हमारे स्कूल के मित्र हैं, राजीव हैं, ये हैं, सब लोग, हम लोग सब मित्र हैं, सब स्कूल के मित्र हैं। तो आज ये हमारे पास यहाँ आए हैं, तो उनसे पूछिए, कहीं ना कहीं उनके दिल में हमारे लिए जगह है, कुछ न कुछ क्लोजनेस ऑब्जर्व किया होगा उसने, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। मित्र तो बहुत सारे थे, स्कूल से पढ़ के निकले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो उनके मन में जो एक कोना है मेरे लिए, तो मेरे मन में उनका एक कोना है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को लिख दे रहा हूँ। सर एक थोड़ा सा अलग इस विषय से सवाल है कि युवा वर्ग आजकल जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, वो लिखने पढ़ने से थोड़ा सा भाग रहा है। कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। ये क्या वजह है जिस वजह से लिखनी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, या फिर कम लोग लिख रहे हैं, बुक थोड़ा कम प्रकाशित हो रही है? देखिए, पहले भी मैंने कहा, कुछ देर पहले एक बाइट दे रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ का अति बुरा होता है, ना सोशल मीडिया बुरा है, ना फेसबुक बुरा है, ना व्हाट्सएप बुरा है। आप अति ना करें किसी चीज़ का। अब दिन भर मैं किताब ही लिखता रहूं तो दाल रोटी कहाँ से चलेगी? तो आपको लाइफ में, अपने जीवन में संतुलन बनाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। और जहाँ तक बात है बच्चों के लिए, तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, बच्चे जब 1-1.5 साल के होते हैं थोड़ा परेशान करते हैं, अटेंशन ढूंढते हैं वो माँ बाप का, वो चाहते हैं कोई उनके इर्द गिर्द रहे। तो माएँ हों या उनके फादर हों, गार्जियन जो भी वहाँ हो ना, तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चों को मोबाइल बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो बस देख रहा होता है कि बस कुछ चीज़ें चल रही हैं कलरफुल, वो देखता रहता है, उसके पास से हटाएगा चिढ़ जाएगा वो। तो आपने उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए बच्चों के हाथ में वो, एक तरह से मैं कहूँगा कि आपने एक कार्बाइन थमा दिया। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बाद में वो छोड़ दे उसको? तो सबसे बड़े दोषी तो आप हैं, बच्चे कहाँ दोषी हैं इसके लिए? नहीं, मेरा सवाल था कि जो युवा वर्ग अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है और लेखनी के प्रति थोड़ा सा कट रहा है, उसके मतलब उसको जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये। प्रश्न आपका जरूर वो था, लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना, वही बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी आदत लग गई है। आज के डेट में जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, फेसबुक पे जो जाएंगे, तो मान लीजिए किसी का बर्थडे विशेष आता है कि भाई चलिए आज अनीस का बर्थडे है, तो 4 आपके पास टेम्पलेट भी आते हैं साथ में कि आप उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कहना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे, सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं, सिर्फ HBD कहना चाहते हैं, या आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो ऑसम कहना चाहते हैं। तो आपका लिखने को बचा कहाँ कुछ? तो सोशल मीडिया ने तो आपको बना दिया गुलाम अपना। अब बाकी चीज़ें देखिए, अभी जो चैट GPT, गामा ऐप वगैरह जो आ रहा है, तो आप उसमें सिर्फ डालें ये कि हम लोग किस टॉपिक पर लिखना है। सपोज फ्लैशबैक पर लिखना है, तो फ्लैशबैक बुक नहीं लिखेगा वो आपको फ्लैशबैक के बारे में पूरा डिटेल्स दे देगा। तो आपका बचा क्या लिखने के लिए? तो आने वाले समय में आपको देखना है कि आप गुलाम ना बन पाए। कुछ दिन पहले तक की बात थी कि इंडियन जो लोग थे, गणित के मामले में अमेरिकन उनकी बड़ी कद्र करते थे, क्योंकि इंडियन जो थे उनको 2 का टेबल भी आता था और
1.5 का भी टेबल आता था उनको। आज स्थिति क्या हो गई है? आज भी हम लोग छोटे मोटे गणित के लिए हमारे मित्र लोग सारे बैठे हैं, पूछिए कभी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं? बोलते हैं जितना दूर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ खुद जोड़ लेंगे हम। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो तो हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। तो संतुलन बनाना है कहीं ना कहीं। हम लोग का भी दायित्व बनता है, बड़े लोगों का, कि थोड़ा उनको उससे हम दूर करें, चीज़ों को समझाएं, तो सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है ये। सर अंत में मेरे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फ्लैशबैक के बारे में? एज लेखक तो मैं कहूँगा फ्लैशबैक लीजिए, पढ़िए, जोड़िए अपने आप को, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए, अपने पुराने समय के साथ खुद को जोड़िए। और सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस किताब में जो आपको सबसे बेहतर चैप्टर, क्योंकि किताब आपकी है और आपने रचना की है इसकी, तो उसके सारे पन्ने आपके करीबी हैं, लेकिन आपको जो सबसे खूबसूरत लगता हो उसका चैप्टर, वो थोड़ा सा पढ़ के हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कोई ऐसा? भी एक पार्ट, कोई भी एक कोई एक पार्ट सुना दो ना। कोई भी पार्ट। मैं फ्लैशबैक ही पढ़ता हूँ। यह बात तो और है कि समय आने पर ही सब कुछ होता है। चीज़ें एक तय समय पर ही आपको मिलती हैं, पर सुकून कहाँ मिलता है? आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। प्रारब्ध तो बाद में आता है। यह शब्द तो उम्र के कुछ पड़ावों के बाद ही समझ में आता है। बड़ी विडंबना है, पर क्या किया जाए। कोई भी हो, पढ़ाई कर रहा हो, आगे बिजनेस करना हो, विरासत को संभालना हो, सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं। सभी की ज़िंदगी में यह दौर आता है। हम सभी इससे दो चार हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में भी यह दौर आया था। बंद कर दिया था मैंने सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में जाना। लोगों के सवाल पूछती निगाहें जो बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्या कर रहे हो? बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल होता था, पर मुझे असहज कर जाता था। अरे क्या कर रहा हूँ? कुछ कर रहा होता तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते मुझसे। थैंक यू। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छी आपने विवेचना की इसके बारे में। बहुत बहुत